नीट पेपर लीक को लेकर के आज सदन में काफ़ी हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता राहुल गांधी चाहते थे कि सरकार और विपक्ष मिलकर इस पर बात करे ताकि युवाओं में एक भरोसा जागे कि सरकार और विपक्ष संजीदा है। देश भर में नीट परीक्षा पेपर लीक होने को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। इस पर जमीयत उलमा हिंद क्या मानता है? हमारे साथ मौलाना काब रशीदी साहब हैं जो उत्तर प्रदेश जमीयत उलमा हिंद के लीगल एडवाइज़र हैं। मौलाना साहब ये बताइए, जो आज राहुल गांधी ने मांग की थी उसको सरकार ने नहीं माना, उस पर बहस नहीं हुई है, आपको क्या लगता है कि इस पर सदन में बहस होनी चाहिए? मैं समझता हूँ इससे इम्पोर्टेंट मुद्दा तो कोई और है ही नहीं। यहाँ पर 24 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है। भारत के अंदर 75% पॉपुलेशन अंडर 35 है और 40% पॉपुलेशन अंडर 20 है। अगर आप युवाओं के भविष्य को लेकर के जो इश्यूज़ हैं उन पर भी अगर आप सीरियस नहीं हो तो आपको ख़ुद तय करना होगा कि आप भारत को किस दिशा की तरफ ले जा रहे हो। और जमीयत उलमा हिंद और हमारे जितनी भी सेंट्रल लीडरशिप है वो ऑलरेडी पहले ही गवर्नमेंट से ही कह चुकी है कि साहब ये युवाओं का सवाल है। किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवा होते हैं और नीट में तो अधिकतर महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं। आप विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, आप गाजे बाजे के साथ महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि सदन में इस पर सरकार जो है अपना पक्ष रखे और इस पर चर्चा होनी चाहिए? सिर्फ सदन ही में पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। आप रीनीट कराइए ना, आप दोबारा एग्ज़ाम कराइए, आप बच्चों को संतुष्ट करिए, आप उनको ये बताइए कि नहीं सरकार आपके साथ है। अगर कहीं कोई घटना हो ही भी है सरकार आपके साथ है। आपके 70 पेपर लीक में 2 करोड़ युवा उससे प्रभावित हुए हैं। आप कौन से भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं? इस भारत को जहाँ पर पेपर लीक हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी ने जय फ़िलिस्तीन का नारा लगाया था, उसके बाद उनके घर पर जो है दिल्ली में आवास पर हमला भी हो गया, आपने उनका समर्थन किया था। इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? निंदनीय है और मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र की परंपरा जो है उसके ख़िलाफ़ है। और मैंने तो पहले भी कहा था कि जय फ़लस्तीन ओवैसी साहब का कहना ये तो भारत की पॉलिसी का हिस्सा है और केंद्र सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए। मेरी जहाँ तक सूचना है कि स्पीकर साहब ने भी इसको देखा है, इस मुद्दे को, और मैं समझता हूँ कि उन दोषियों को पकड़ना चाहिए और ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि भविष्य में वो इस जैसे कार्य की हिम्मत न कर सके। भाजपा के कई नेता इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो चुनाव में हार हुई है उसकी वजह यह है कि मुस्लिमों को सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिला लेकिन मुस्लिमों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। हुजूर, ये वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पर आदमी माचिस भी लेता है तो सरकार को टैक्स देता है। आप ये कहने के अधिकारी नहीं है कि हमने योजनाओं का इन्हें लाभ दिया है तो ये आपके बंधे हुए मजदूर नहीं है। वेलफेयर स्टेट में आदमी 5 रुपए का पेन लेता है तो वो भी कर देता है। इस गांव में रहने वाला आदमी अडानी अंबानी से ज़्यादा इस देश को टैक्स देने वाला है। ईमानदारी के साथ आप उसका अपमान मत करिए ये कह करके ऐसे तो साउथ इंडिया ने आपको वोट नहीं दिया, वो सारे देशद्रोही हो गए, सब हराम खोर हो गए। ये लैंग्वेज अगर आप यूज़ करते हो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के लिए। और मुझे तो हैरत है जो लोग कल तक ये कहते थे कि उनको हमारे वोट की ज़रूरत नहीं है, आज वो कह रहे हैं कि इन्होंने वोट नहीं दिया इसलिए हम हार गए। अब आप खुद तय करिए। तो क्या लगता है चुनाव में जिस तरह के बयान हो रहे थे उसकी वजह से ध्रुवीकरण नहीं हो पाया? देखिए, मुसलमान तो चर्चा में है ही नहीं। मैंने पहले भी ये बात कही थी। भाई आपने कहा हम भैंस चुरा लेंगे किसी की, आपने कहा हम मंगलसूत्र चुरा लेंगे, आपने कहा कि हम धर्म के नाम पर रिजर्वेशन मांग रहे हैं। हमने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं की है, कोई रिएक्शन तो नहीं दिया, हालांकि हम मांग ही नहीं रहे थे रिजर्वेशन। हम क्यों किसी की भैंस चुराएंगे यार। उसके बाद आपने पूरा चुनाव हमारे ऊपर लड़ा, उसके बाद चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद आप देखोगे भारत के अंदर मुसलमानों के विरुद्ध मॉब लिंचिंग की घटनाएं हों या और हेट स्पीच हो, वो दोबारा होने लगी है। और ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि इनके तुष्टीकरण की वजह से हम चुनाव हार गए। तो भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले मतदान फिर जलपान, तो हमने भैया पहले मतदान कर दिया उसके बाद जलपान कर दिया। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के बाद से मॉब लिंचिंग की घटनाएं देश में बढ़ी हैं। हाँ, ये तो आंकड़े भी सामने आ गए।
आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, अरे आप सहारनपुर वाली घटना को देखिए, स्पष्टीकरण किया सहारनपुर की पुलिस अधीक्षक ने कि भाई जो कुर्बानी जिस जानवर की हुई है वो ममनुआ जानवर नहीं है, उसको तो करने का अधिकार है। लेकिन उसके नतीजे में हिमाचल में क्या हुआ, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। मैं सभी सरकारों से कहता हूँ, पक्ष और विपक्ष से, मेरे हाथ में ये भारत का संविधान है, हमने वोट फॉर पनिश या वोट फॉर विन नहीं किया है, हमने वोट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन किया है। इस संविधान की रक्षा के लिए जो बलिदान हमने दिया है वो इतिहास में लिखा जाएगा, जब भी भारत का इतिहास 2 साल के बाद लिखा जाएगा। विपक्ष के सांसदों ने तो पार्लियामेंट से सिंगोल को हटाने की मांग कर दी है, चिट्ठी लिख दी है। वो किस वजह से की है मैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कह रहे हैं कि राजशाही का निशानी है और क्योंकि ये लोकतंत्र है तो ये नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट। ठीक है, अगर ऐसा है तो आई कंप्लीट एग्री विथ। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ साहब, देश की जनता ने इतना तो बता दिया कि कोई संविधान को सर पे रख रहा है, कोई संविधान को पकड़ करके शपथ ले रहा है। ये डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की ताकत है और इस देश की जनता की शक्ति है। आज जो राहुल गांधी के स्पीच के दौरान माइक बार बार बंद हुआ है, उसको लेकर भी विपक्ष के नेता जो है सरकार पर हमला बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान जो माइक बंद हुआ, क्या वो कोई की जानबूझ के हुआ या टेक्निकल? देखिए, ये स्वस्थ लोकतंत्र के हित में नहीं है। राहुल गांधी पर्टिकुलर व्यक्ति मैं नहीं समझता कि वो विषय है एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसको दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति माना जाता है पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री के बाद। तो आप अगर उसी की बात नहीं कहने दोगे, उसी को नहीं बोलने दोगे, तो फिर आप भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का गुणगान राष्ट्रीय पटल पर कैसे कर पाओगे? ठीक है, जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना काब रशीदी साहब का बड़ा आरोप है। उनका कहना है कि चुनाव के बाद से देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।